सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। लेकिन ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है ये ना डेमोक्रेसी को मानती है ना चर्चा को मानती है। सब एक ही काम में लगे। क्या काम है? गौतम अदानी को बचाना। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। 24 का सियासी चौसर कुछ ऐसा ही सजता और बिछता दिख रहा है। क्या मशहूर उद्योगपति अडानी के नाम पर 2024 के सियासी शतरंज का फाइनल होने वाला है, या फिर पॉलिटिक्स के पावरमैन पवार ने इस गेम को क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया? हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। जिस अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर मोदी वर्सेस ऑल का नया सियासी चैप्टर शुरू किया गया, जिसकी जांच के लिए विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मांग कर रहा है। संसद का बजट सत्र भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा से राहुल की सदस्यता जाने वाले मुद्दे को भी इसी सियासी चाक पर गढ़ा जाने लगा और 2024 को टारगेट कर इसी मुद्दे के साथ विपक्षी एकजुटता का प्रयास किया जाने लगा। उसे एनसीपी चीफ शरद पवार के एक बयान से बड़ा झटका लगा। मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले एनसीपी बीजेपी करीब आने लगी है? क्या राहुल के नाम से विपक्ष खंड खंड होने लगा है, या फिर न भारत के निर्माण में मोदी के अखंड प्रयास को विपक्ष भी सलाम करने लगा है? आखिर सियासत के धुरंधर शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा? जिस मुद्दे को लेकर 19 विपक्षी पार्टियां मोदी को घेरने में लगी हैं, उसे पवार ने एक झटके में क्यों पलट कर रख दिया? क्या पवार के इस बयान से विपक्षी एकता के दावे चकनाचूर हो गए? इन सवालों पर मोहर तब लगने लगे जब कांग्रेस की नेता अलका लांबा का एक ट्वीट फ्लोट हुआ, जिसमें लिखा है, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। करीब 5 दशक से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की पॉलिटिक्स पर पावर दिखा रहे पवार पर अलका लांबा ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, मैं हैरान हूं, क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? शहजाद पूनावाला के इस सवाल को लेकर अलका लांबा ने जवाब दिया, शरद पवार को लेकर ये टिप्पणी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं बल्कि मेरा स्वतंत्र विचार है। यहाँ एक सवाल और उठता है कि 2024 को लेकर क्या कोई नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है? क्या लगातार मोदी के बढ़ते आत्मविश्वास और गढ़ते संकल्पों के कारण विपक्षी एकजुटता आकार नहीं ले पा रही है? पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। तो क्या 2024 की लड़ाई तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण पर लड़ी जाएगी? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा क्यों गढ़ा और शरद अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच को क्यों खारिज कर दिया? क्या विपक्ष को उन्होंने अभी ही 24 वाला झटका दे दिया है या फिर राहुल गांधी के नाम पर संभलने का मौका?
बहरहाल कांग्रेस के रिएक्शन भी संभले हुए ही आए हैं। देखिए, शरद पवार जी का अपना निजी विचार ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें फिर से देश को सूचित करने का एक अवसर मिल गया है। उन्होंने ये बोला कि मेरी पार्टी जेपीसी का सपोर्ट करती है। मुझे लगता है जेपीसी में ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं। कोई बात नहीं, जेपीसी में विपक्ष के भी लोग रहते हैं। सच आने दीजिए। सदन से बड़ी जो न्याय है वो कौन करेगा? ये चुने हुए लोग हैं, ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ये न्याय करेंगे ना। तो क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है कि वो पवार के बयान को प्राइवेट बता रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में पवार के भरोसे ही महाआघाड़ी की सरकार है और 2024 में भी पवार के भरोसे ही विपक्ष को मजबूती की दरकार है। लेकिन पवार ने जेपीसी को लेकर नया स्टैंड क्यों लिया है? क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी पार्लियामेंट की नारेबाजी से लेकर विपक्ष की मीटिंग तक में शामिल हुई और अचानक पवार ने जेपीसी को गैर जरूरी बता दिया। हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं कि शरद पवार को जेपीसी वाली ये गिनती पहले से पता नहीं थी या फिर जेपीसी का रिजल्ट वो पहले से नहीं जानते थे। कहीं 2024 को लेकर पवार नया फॉर्मूला तो नहीं बनाने लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की अडानी पर जेपीसी जांच वाले मुद्दे से किनारा कर रहे हैं। कहीं परिवारवाद का मुद्दा इस पर हावी तो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। अगर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो राहुल को लेकर विपक्ष वाकई एक मत नहीं है, क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देश के 14 राज्यों से गुजरी, 21 पार्टियों को बुलावा भेजा गया, लेकिन इसमें ना तो समाजवादी पार्टी, ना ही टीएमसी, ना ही टीडीपी और ना ही जेडीयू शामिल हुई। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता के नाम पर आम आदमी पार्टी भी राहुल से दूर खड़ी है और अब शरद पवार के जो रिएक्शन आए हैं उससे राहुल खेमे वाले विपक्ष को जोर का झटका लगा और इस झटके को और जोरदार बना दिया शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी की इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। माझा वैयक्तिक ईव्हीएम वर विश्वास आहे। जर ईव्हीएम मध्ये गडबड होत असती तर देशातली अनेक राज्य विरोधी पक्ष सत्तेवर आलाच नसता। एवढी यंत्रणा त्याच्यामध्ये असते, अनेक अधिकारी असतात, ते तपासतात आणि उद्याच्याला जर कुणी असं ह्याच्यातनं वेडवाकडं करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते सिद्ध झालं तर उभा भारत देश पेटून उठेल। काही जण पराभूत झाले की त्यांना वाटतं की आपला पराभव झालाच नसता, त्या ईव्हीएम मशीनमुळे झाला आणि त्या मशीनवर ढकलून मोकळे होतात। वास्तविक तो मतदारांनी दिलेला कौल असतो असं माझं वैयक्तिक मत आहे। हर चुनाव में ईवीएम को लेकर जंग निकलता है। चुनाव हारने वाली पार्टी ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। 2014 में अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। 2014 में ही लालू यादव और ममता बनर्जी ने भी ईवीएम की भूमिका को संदिग्ध बताया था। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। 2018 पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में ईवीएम हैक का ट्रायल भी पेश किया गया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा अपने यहां इस्तेमाल होने वाला ईवीएम अलग है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। 2020 में कपिल सिब्बल ने अमेरिका के एक हैकर के हवाले से ईवीएम मशीन हैक होने का दावा किया। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड की आशंका जताई।
लेकिन इन सबके बावजूद एनसीपी इसे बेवजह का मुद्दा बताती है। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने प्रधानमंत्री की लीडरशिप की खुलकर तारीफ भी की। उद्याच्याला जी व्यक्ती 9 वर्षे या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करते, त्यांच्या नावावर 2014 साली जो पक्ष एकेकाळी फक्त 2 खासदारांचा पक्ष होता, तो सर्व दूरपर्यंत पोहोचला आणि पूर्ण बहुमताने निवडून आला। हा करिश्मा मोदी साहेबांचाच आहे की नाही? मोदी मैजिक के कायल हुए अजीत पवार इतने पर नहीं रुके। उन्होंने उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों को फिजूल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 9 साल के बाद यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। अब इसे 2024 के चुनाव के हिसाब से जरूरी कहिए या फिर सियासी मजबूरी। एनसीपी का झुकाव बहुत हद तक साफ दिख रहा है। या फिर कहीं एनसीपी इस मूड में तो नहीं है कि व्हाइट को व्हाइट कहे और ब्लैक को ब्लैक। अगर यह फॉर्मूला है तो राहुल को लेकर एनसीपी का इंडिकेशन करीब करीब क्लियर है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं वीर सावरकर के खिलाफ, वहाँ पे महाराष्ट्र में आग लग जाती है, और फिर ये शरद पवार जी उसको इंटरनली उनके में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें फिर डिफरेंसेस सामने आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस में और ऑपोजिशन में जनरली क्योंकि इन्होंने इश्यूज जो हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज उन पे फोकस नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है। जाहिर है जिस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष मोदी को घेर रहा है, उस पर विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की ही क्लीन चिट 24 के लिए खाद पानी की तरह है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग ही हैं जो देश का विकास नहीं चाहते। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी मुट्ठी भर लोगों को मुट्ठी में करने का मैसेज दे रहे हैं, और इसी के पीछे नव भारत के निर्माण का संदेश भी। यह संदेश महाराष्ट्र तक गूंजने लगा है। पवार साहेब जे आहेत ते गेले अनेक वर्ष त्यांना या राज्यामध्ये त्यांनी राज्याचं नेतृत्व केलं आहे, केंद्रामध्ये ते मंत्री म्हणून काम केलेलं आहे आणि त्यांनी ते भाष्य केलं आहे। त्यामुळे जे ज्यांना विरोध करतायत त्यांना तुम्ही हा प्रश्न विचारला पाहिजे। मतलब मोदी सरकार को जिस मुद्दे से घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई गई, वही दाव कांग्रेस और विपक्ष को उल्टा पड़ गया। विपक्ष की ही एक पार्टी ने ऐसा दाव चला कि 2024 का सपना संजोए कई दिग्गजों को जोर का झटका लगा। शायद ये झटका राहुल को भी लगा है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। शायद विपक्ष राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।